लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर श्री मोहित बडानी जी इन्फोसिस लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी और रेवेन्यू अश्योरेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस एनालिस्ट के तौर पर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुके हैं। फाइनेंस, टैक्सेशन और ऑडिटिंग के क्षेत्र में एक्सपर्टीज रखने वाले श्री मोहित बडानी जी के पास बैंक ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स और गवर्नमेंट ऑडिट्स का वृहद अनुभव है। लखनऊ क्लब ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स दिल्ली चैप्टर के जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके श्री मोहित बडानी जी डायरेक्ट टैक्सेस के क्षेत्र में भी यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, लखनऊ अडानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरटेल यूपी सर्कल रीजनल ऑफिस और यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड आदि बहुप्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अपनी कार्य कुशलता के लिए प्रसिद्ध श्री मोहित बडानी जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सीए मोहित बडानी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जहां आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट लीवरेजिंग, यानी कि कितने तरह के लीवरेज होते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज एंड ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड उनका एक बिजनेस पे, एक स्टार्टअप पे क्या इम्पैक्ट होता है वो समझेंगे। लीवरेजिंग यानी समथिंग टू इन्फ्लुएंस, मतलब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इन्फ्लुएंस। बिजनेस के पार्लेंस में समझा जाए तो मे बी जो बिजनेस के फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सेल्स, हमारा कॉस्ट, हमारा ईपीएस, ईबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीटी, तो एक फैक्टर को चेंज होने पे दूसरे फैक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, दैट इज़ ऑल अबाउट लीवरेज। कि हम अगर अपने जो हमारा फंडिंग मिक्स है, हम जो फंडिंग रेज करते हैं उसमें हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या वो डेब्ट होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, तो डेब्ट कंपोनेंट कितना होना चाहिए, तो हम डेब्ट डाल के उसमें लीवरेज क्रिएट करते हैं कि क्या अगर डेब्ट होगा तो हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी कि नहीं होगी। तो लीवरेजिंग इज कंसर्न अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर शेयर होल्डर्स वेल्थ थ्रू मेजरिंग फाइनेंशियल लीवरेज एंड ऑपरेटिंग लीवरेज। देखते हैं एक बार। लीवरेज हैज बीन डिफाइंड एज द एक्शन ऑफ अ लीवर इज एन मैकेनिकल एडवांटेज बाय इट. Leverage is the means by which a business firm can increase the profits. The force will be applied on the debt or fixed cost. The benefit of this reflected in the form of higher returns to the equity shareholder. जो अल्टीमेट एम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, दैट इज मैक्सिमाइजिंग योर शेयर होल्डर्स वेल्थ बाय अप्लाइंग लीवरेज टेक्निक्स, जिसमें हम ऑपरेटिंग लीवरेज अप्लाई कर सकते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज, और हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। The term leverage represents influence or power. In financial analysis, leverage represents the influence of one financial variable or some other related financial variable. अगर हम एक EPS का एक चार्ट ड्रॉ करें कि कैसे EPS कैलकुलेट होगा, जिसमें सेल्स हमारी होगी लेस मेरी वेरिएबल कॉस्ट, contribution, then fixed cost, then EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, then इंटरेस्ट, then EBT, देन टैक्स, बाद में अर्निंग यानी ईपीएस, अर्निंग फॉर शेयर होल्डर्स या अर्निंग पर शेयर, कितनी हमारी अर्निंग शेयर होल्डर्स के लिए बचेगी। तो किस जैसे ईबिट का क्या इफेक्ट होगा सेल्स पे, यानी अगर सेल्स हमारी इंक्रीज होती है तो ईबिट पे क्या इम्पैक्ट होगा, दैट इज कंसर्न ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। और हमारा ईबीटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, अगर हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट है तो ईबीटी पे अगर कोई इम्पैक्ट है तो ईबिट पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो दैट इज़ फाइनेंशियल लीवरेज। तो यही होता है स्टडी ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज, कैसे हमारे बिजनेस में इनको मेजर्स करके हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं।
जो टाइप्स ऑफ लीवरेज होते हैं हमारे, वो होते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज. इट इज कंसर्न्ड अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबिट, यानी सेल्स एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि जो हमारी ऑपरेटिंग इनकम होती है, जो बिजनेस हमारे ऑपरेशंस होते हैं उससे रिलेटेड होती है. इट इज़ रिलेटेड टू अ बिजनेस रिस्क. एंड वेयर इज फाइनेंशियल लीवरेज, इट इज़ रिलेटेड टू अ फाइनेंशियल रिस्क. इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एबिट एंड EPS. जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स वॉल्यूम एंड ऑपरेटिंग इनकम. ऑपरेटिंग इनकम यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड, जो हमारे बिजनेस से जो मेरा बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट है उससे जो ऑपरेशंस इनकम जो अर्न होते हैं. एंड फाइनेंशियल लीवरेज इज कंसर्न्ड विद EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड EPS, यानी कि अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स. And third is the combined leverage. It is a combine of operating leverage plus financial leverage. It is concerned with relationship of sales and EPS. So operating leverage, it is a relationship between sales and EBIT and indicates business risk. Financial leverage, it is a relationship between EBIT and EPS and indicates financial risk. Combined leverage, it is a relationship between sales and EPS एंड इंडिकेट टोटल रिस्क, यानी कि आपकी जो बिजनेस रिस्क होती है और फाइनेंशियल रिस्क, उसका कॉम्बिनेशन होता है कंबाइंड रिस्क, एंड वही उसी को कहते हैं हम कंबाइंड लीवरेज. ये एक मास्टर टेबल है टू कैलकुलेट लीवरेज एंड टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर. सबसे पहले हमारा आता है सेल्स, देन वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन, देन लेस फिक्स कॉस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. सेल्स जो हम अपने कस्टमर्स को सेल्स करते हैं. देन वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो सेल्स के साथ बढ़ती है, मतलब हर पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से वेरी होती है. जितनी हम यूनिट सेल करेंगे उतनी हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, मतलब सेल्स के साथ ये चेंज होती है वेरिएबल कॉस्ट उसी प्रपोर्शन में. देन कंट्रीब्यूशन, तो सेल्स, लेट से कोई प्रोडक्ट ए है, उसका सेल्स यानी एवरेज सेलिंग प्राइस, अभी यूनिट्स की नहीं बात करते हैं, एवरेज सेलिंग प्राइस इज 10 रुपीज़ एंड इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज ₹5, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा 5. यानी कि हर प्रोडक्ट के बेचने पे हम 5 रुपये का इनकम करते हैं, 5 रुपये का कंट्रीब्यूशन करते हैं. एंड सेल्स जो एवरेज सेलिंग प्राइस है उससे वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट होती है वो माइनस होती है, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. देन फिक्स्ड कॉस्ट है जो ये यूनिट्स के चेंज होने पे चेंज नहीं होती है. हम जितनी भी यूनिट सेल कर लें, चाहे 0 करें, चाहे एक लेवल तक 10,000 यूनिट सेल करें, बट फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी अनलेस हम कोई एक्सपेंशन करते हैं, कोई बिजनेस का कर्टेलमेंट होता है, तो वो होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट. यानी कि जो अगर सेल्स इंक्रीज डिक्रीज भी होती है, इस पर इम्पैक्ट नहीं आता, ये हमेशा थ्रू आउट द ईयर फिक्स रहती है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट. देन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT, इसको हम ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं. यही होता है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज. ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें मिनिमम कितना चाहिए कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर सके. मतलब लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा तो हमारी यानी कि लोअर फिक्स्ड कॉस्ट है, तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब हमें कितनी, जो हम कहते हैं BEP सेल्स, कितनी यूनिट हमें एटलीस्ट सेल करनी पड़ेंगी कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए. तो लोअर द फिक्स्ड कॉस्ट, लोअर द ऑपरेटिंग लीवरेज. लोअर द फिक्स्ड कॉस्ट, लोअर द ऑपरेटिंग लीवरेज एंड हायर द फिक्स्ड कॉस्ट, हायर द ऑपरेटिंग लीवरेज. यानी कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हमें उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल करनी पड़ेंगी, हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से इनटू होगा यूनिट, तो हमारी जाके फिक्स्ड कॉस्ट कवर होगी, तब जाके हमारा ऑपरेटिंग इनकम अराइज होगा. यही होता है ऑपरेटिंग लीवरेज. Then coming to financial leverage, it is a relationship between EBIT and EBT, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड EBT. कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी ऑपरेटिंग इनकम माइनस इंटरेस्ट. इट मे बी इंटरेस्ट ऑन डेट और लोन. यानी कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर कोई
लोन का पार्ट है या डेट का पार्ट है, तो उस पर हम जो इंटरेस्ट देते हैं वो फिक्स्ड होता है, वो माइनस होगा, एंड देन अर्निंग बिफोर टैक्स। अगर हमारा जो फंडिंग है उसमें डेट नहीं है, लोन नहीं है, तो डायरेक्ट जो हमारा ईबिट होगा वही ईबीटी होगा, एंड देन टैक्स के बाद मेरा इक्विटी शेयरहोल्डर का रिटर्न होगा। तो फाइनेंशियल लीवरेज वही है कि हम अपने जो कैपिटल मिक्स है उसमें डेट का कितना कंपोनेंट रखें कि हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए। अभी हम आगे सेशन में देखेंगे कैसे हम फाइनेंशियली डेट मिक्स करके अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में हम अपने फाइनेंशियल मतलब शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइज होगी कि नहीं होगी। तो लीवरेजिंग इज कंसर्न अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर शेयर होल्डर्स वेल्थ थ्रू मेजरिंग फाइनेंशियल लीवरेज एंड ऑपरेटिंग लीवरेज। देखते हैं एक बार। Leverage has been defined as the action of a lever is a mechanical advantage by it. Leverage is the means by which a business firm can increase the profits. The force will be applied on the debt or fixed cost. The benefit of this reflected in the form of higher returns to the equity shareholder. जो अल्टीमेट एम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, दैट इज मैक्सिमाइजिंग योर शेयर होल्डर्स वेल्थ बाय अप्लाइंग लीवरेज टेक्निक्स, जिसमें हम ऑपरेटिंग लीवरेज अप्लाई कर सकते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज, और हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। द टर्म लीवरेज रिप्रेजेंट इन्फ्लुएंस और पावर। इन फाइनेंशियल एनालिसिस लीवरेज रिप्रेजेंट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल और सम अदर रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल। अगर हम एक ईपीएस का एक चार्ट ड्रॉ करें कि कैसे ईपीएस कैलकुलेट होगा, जिसमें सेल्स हमारी होगी लेस मेरी वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, देन फिक्स्ड कॉस्ट, then EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देन इंटरेस्ट, देन EBT, देन टैक्स, बाद में अर्निंग यानी EPS अर्निंग फॉर शेयर होल्डर्स या अर्निंग पर शेयर, कितनी हमारी अर्निंग शेयर होल्डर्स के लिए बचेगी। तो किस जैसे ईबिट का क्या इफेक्ट होगा सेल्स पे, यानी अगर सेल्स हमारी इंक्रीज होती है तो ईबिट पे क्या इम्पैक्ट होगा, दैट इज कंसर्न ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। और हमारा ईबीटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, अगर हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट है तो ईबीटी पे अगर कोई इम्पैक्ट है तो ईबिट पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो दैट इज फाइनेंशियल लीवरेज। तो यही होता है स्टडी ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज, कैसे हमारे बिजनेस में इनको मेजर्स करके हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जो टाइप्स ऑफ लीवरेज होते हैं हमारे, वो होते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। इट इज़ कंसर्न्ड अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबिट, यानी सेल्स एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि जो हमारी ऑपरेटिंग इनकम होती है, जो बिजनेस हमारे ऑपरेशंस होते हैं उससे रिलेटेड होती है, इट इज़ रिलेटेड टू अ बिजनेस रिस्क। एंड वेयर इज फाइनेंशियल लीवरेज, इट इज़ रिलेटेड टू अ फाइनेंशियल रिस्क। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एबिट एंड ईपीएस। जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स वॉल्यूम एंड ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड, जो हमारे बिजनेस से जो मेरा बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट है उससे जो ऑपरेशंस इनकम जो अर्न होते हैं। एंड फाइनेंशियल लीवरेज इज कंसर्न्ड विद ईबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड ईपीएस, यानी कि अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। And third is the combined leverage. It is a combine of operating leverage plus financial leverage. It is concerned with relationship of sales and EPS. So operating leverage, it is a relationship between sales and EBIT and indicates business risk. Financial leverage, it is a relationship between EBIT and EPS and indicates financial risk. Combined leverage,
इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईपीएस एंड इंडिकेट टोटल रिस्क, यानी कि आपकी जो बिजनेस रिस्क होती है और फाइनेंशियल रिस्क उसका कॉम्बिनेशन होता है कंबाइंड रिस्क, एंड वही उसी को कहते हैं हम कंबाइंड लीवरेज। ये एक मास्टर टेबल है टू कैलकुलेट लीवरेज एंड टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। सबसे पहले हमारा आता है सेल्स, देन वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, देन लेस फिक्स कॉस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सेल्स जो हम अपने कस्टमर्स को सेल्स करते हैं, देन वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो सेल्स के साथ बढ़ती है, मतलब हर पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से वेरी होती है। जितनी हम यूनिट सेल करेंगे उतनी हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, मतलब सेल्स के साथ ये चेंज होती है वेरिएबल कॉस्ट उसी प्रपोर्शन में। देन कंट्रीब्यूशन, तो सेल्स, लेट से कोई प्रोडक्ट ए है, उसका सेल्स यानी एवरेज सेलिंग प्राइस, अभी यूनिट्स की नहीं बात करते हैं, एवरेज सेलिंग प्राइस इज 10 रुपीज़ एंड इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज ₹5, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा 5, यानी कि हर प्रोडक्ट के बेचने पे हम 5 रुपये का इनकम करते हैं, 5 रुपये का कंट्रीब्यूशन करते हैं। एंड सेल्स जो एवरेज सेलिंग प्राइस है उससे वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट होती है वो माइनस होती है, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देन फिक्स्ड कॉस्ट है जो ये यूनिट्स के चेंज होने पे चेंज नहीं होती है, हम जितनी भी यूनिट सेल कर लें, चाहे 0 करें चाहे एक लेवल तक 10,000 यूनिट सेल करें, बट फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी अनलेस हम कोई एक्सपेंशन करते हैं, कोई बिजनेस का कर्टेलमेंट होता है, तो वो होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि जो अगर सेल्स इंक्रीज डिक्रीज भी होती है इस पर इम्पैक्ट नहीं आता, ये हमेशा थ्रू आउट द ईयर फिक्स रहती है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। देन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबिट, इसको हम ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं। यही होता है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें मिनिमम कितना चाहिए कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर सके, मतलब लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा तो हमारी यानी कि लोअर फिक्स्ड कॉस्ट है, तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब हमें कितनी, जो हम कहते हैं बीईपी सेल्स, कितनी यूनिट हमें एटलीस्ट सेल करनी पड़ेंगी कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए। तो लोअर द फिक्स्ड कॉस्ट, लोअर द ऑपरेटिंग लीवरेज, लोअर द फिक्स्ड कॉस्ट, लोअर द ऑपरेटिंग लीवरेज एंड हायर द फिक्स्ड कॉस्ट, हायर द ऑपरेटिंग लीवरेज। यानी कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हमें उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल करनी पड़ेंगी, हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से इनटू होगा यूनिट, तो हमारी जाके फिक्स्ड कॉस्ट कवर होगी, तब जाके हमारा ऑपरेटिंग इनकम अराइज होगा। यही होता है ऑपरेटिंग लीवरेज। देन कमिंग टू फाइनेंशियल लीवरेज, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ईबिट एंड ईबीटी, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड ईबीटी, कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी ऑपरेटिंग इनकम माइनस इंटरेस्ट, इट मे बी इंटरेस्ट ऑन डेट और लोन, यानी कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर कोई लोन का पार्ट है या डेट का पार्ट है तो उस पर हम जो इंटरेस्ट देते हैं वो फिक्स्ड होता है, वो माइनस होगा। एंड देन अर्निंग बिफोर टैक्स, अगर हमारा जो फंडिंग है उसमें डेट नहीं है, लोन नहीं है, तो डायरेक्ट जो हमारा ईबिट होगा वही ईबीटी होगा, एंड देन टैक्स के बाद मेरा इक्विटी शेयरहोल्डर का रिटर्न होगा। तो फाइनेंशियल लीवरेज वही है कि हम अपने जो कैपिटल मिक्स है उसमें डेट का कितना कंपोनेंट रखें कि हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए। अभी हम आगे सेशन में देखेंगे कैसे हम फाइनेंशियली डेट मिक्स करके अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में हम अपने फाइनेंशियल मतलब शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक डिस्कशन है कैपिटल स्ट्रक्चर का। कैपिटल स्ट्रक्चर जैसे मैंने कि डिस्कस किया, कैपिटल स्ट्रक्चर माने कंपनी की जो कैपिटल है उसमें किस तरह का डेट मिक्स है, वो डेट है या इक्विटी है, किस तरह का मिक्स है, दैट इज अ स्टडी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर माने जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें कितना मिक्स डेट का है, कितना इक्विटी का है, एंड इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, कितना डेट एंड लोन, कितना प्रेफरेंस का है, कितना इक्विटी कैपिटल है। तो फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि हमारे जो कैपिटल है उसमें हम कितना डेट का अमाउंट रखें, कितना कैपिटल का अकाउंट रखें, वही कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। डेट में हमें एक
फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना होता है, वेयर एज इक्विटी में हमें इक्विटी में जो ओनरशिप राइट होता है वो शेयर होल्डर्स को मिलता है, कोई फिक्स्ड कंपोनेंट नहीं, फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट को इनकर नहीं करनी पड़ती है इक्विटी के केस में। वेयर एज प्रेफरेंस में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट और इक्विटी। प्रेफरेंस में आपको ओनरशिप राइट भी मिलता है और आपको डिविडेंड भी मिलता है जो फिक्स्ड डिविडेंड होता है। तो अलग अलग तरीके से कैपिटल रेज हो सकती है। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर refers to the specific mix of debt and equity used to finance the company assets and operations। यानी कि कंपनी जो हम बिजनेस चला रहे हैं उसमें जो फंडिंग है, जो कैपिटल है, वो क्या, उसका मिक्स क्या होगा, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डेट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी कैपिटल। द कैपिटल स्ट्रक्चर इज हाउ द कंपनी funds its overall operation and growth. Debt consists of borrowed money that is due back to the lender commonly with the interest expense। डेट के केस में हमें एक इंटरेस्ट कंपोनेंट देना पड़ता है कैपिटल पे, उससे एसोसिएटेड जो कॉस्ट होती है वो उसकी इंटरेस्ट होती है। इक्विटी कंसिस्ट ऑफ ओनरशिप राइट्स इन द कंपनी विदाउट द नीड टू पे बैक एनी इन्वेस्टमेंट। मतलब इसमें फिक्स्ड नहीं है, आपको प्रॉफिट होगा तो आप डिविडेंड के फॉर्म में आप इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको करना ही है। देन इक्विटी कंसिस्ट ऑफ ओनरशिप राइट्स इन द कंपनी विदाउट द नीड टू पे बैक एनी इन्वेस्टमेंट्स। द डेट टू इक्विटी रेशियो इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द रिस्कनेस ऑफ द कंपनी बोरोइंग प्रैक्टिसेस। डेट टू इक्विटी फॉर्मूला होता है कि आपका हर इक्विटी, 1 रुपये इक्विटी पे कितना डेट आपकी कंपनी ने ले रखा है। दैट इज अ डेट इक्विटी रेशियो, जो डिटरमाइन करता है कि कंपनी कितना रिस्की है, कि कितना उसने डेट अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में लीवरेज कर रखा है। अब आता है फाइनेंशियल लीवरेज। जैसा कि हमने डिस्कशन किया, फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है कि कंपनी में जो फंड्स हैं डेट के फॉर्म में यूज़ करके कैसे हम अर्निंग पर शेयर को बढ़ा सकते हैं। अगर हम टोटल इक्विटी अपने फंडिंग में इन्वेस्ट, मतलब अपने कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे तो शेयर होल्डर की एक अर्निंग पर शेयर आएगा, बट कैसे हम डेट को रेज करके अपने ही शेयर होल्डर्स की अर्निंग पर शेयर या वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, दैट इज़ द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। यानी कि फाइनेंशियल लीवरेज अप्लाई करना अपने कैपिटल मिक्स में कि हमारा कितना डेट होगा, कितना कैपिटल होगा। द फाइनेंशियल लीवरेज में बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ फंड्स विद अ फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब ऐसे फंड्स अप्लाई करना अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में या जो जिनकी कॉस्ट फिक्स्ड हो, यानी कि डेट हो सकता है, जिनकी इंटरेस्ट कॉस्ट होती है वो फिक्स होती है। लेट्स से अगर 10% डिबेंचर्स हैं तो आपको जितना भी डिबेंचर्स रेज करेंगे, जितने भी अमाउंट के, उस पर आपको 10% फिक्स कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव यू आर मेकिंग एनी प्रॉफिट और नॉट। आपको एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ जाता है कि आपको फिक्स कॉस्ट इंकर करनी है इन केस ऑफ डेट। In other words, it is the use of company funds on which it pays a limited return. Financial leverage involves the use of funds obtained at a fixed cost in the hope of increasing return to the common shareholders. जब कोई कंपनी फाइनेंशियल लीवरेज अप्लाई करती है, मतलब डेट जब कंपनी लेने का सोचती है, तो वहाँ पे मकसद एक होता है कि अगर कंपनी का ROI जो रिटर्न ऑन इनकम है वो कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो इंक्रीज होगी। तो फाइनेंशियल लीवरेज कंपनी अप्लाई करती है टू ऑब्टेन लोन एट अ फिक्स्ड कॉस्ट इन द होप ऑफ इंक्रीजिंग द रिटर्न टू द शेयर होल्डर, मीन्स इट मैक्सिमाइजेस द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। फाइनेंशियल लीवरेज सिग्निफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन अर्निंग पावर ऑन इक्विटी कैपिटल एंड रेट ऑन बोरोड कैपिटल। यानी कि इक्विटी कैपिटल पे क्या रिटर्न है, जो हमारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उस पर क्या रिटर्न है, और जो हमारा जो हमने कैपिटल बोरो कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ डेट उसकी क्या कॉस्ट है। हर फंड्स की कॉस्ट उससे एसोसिएटेड होती है। डेट के केस में वो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है। फाइनेंशियल लेवरेज हेल्प्स द फाइनेंस मैनेजर टू सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, फाइनेंशियल लेवरेज इज ऑल अबाउट टू सिलेक्ट बेस्ट मिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस।
Fixed charges funds can be obtained at a lower cost than firm's rate of return on net assets और ROI. यानी कि अगर जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रोना रिटर्न ऑन नेट एसेट्स है तो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है. यानी कि आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा, कॉस्ट ऑफ डेट कम है, तो आप लेंगे तो आप लीवरेज प्रोवाइड करेंगे अपने फाइनेंशियल्स को, वो आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा. इट्स अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फाइनेंशियल लीवरेज. अगर किसी फाइनेंशियल से आपको फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है ईबिट अपॉन ईबीटी, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑपरेटिंग इनकम अपॉन ईबीटी, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब इंटरेस्ट प्रोवाइड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो होता है ईबीटी. ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड ये अर्निंग बिफोर टैक्स. एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, द फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईपीएस. यानी कि ईबिट के चेंज होने पे जितना ईबिट चेंज हो रहा है तो हमारे ईपीएस यानी ईपीएस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, दैट इज़ अ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. यानी कि हमारा ईबिट कुछ है और अगर ईबिट जितना चेंज हो रहा है उसके चेंज होने पे हमारा ईपीएस कितना हो रहा है. अगर डेट कंपोनेंट नहीं होगा तो सेम रेशियो में चेंज होगा, लेकिन ये डेट की वजह से ही है कि हो सकता है हमारा ईबिट 10% से बढ़े तो ईपीएस उससे ज़्यादा परसेंट से बढ़ जाए बिकॉज ऑफ डेट कंपोनेंट. वेयर ईबिट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग इनकम है, जो हमने अभी एक चार्ट में देखा था, जो हमारा सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा ईबिट आ जाएगा, और ईबीटी इज ईबिट माइनस इंटरेस्ट. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो ईबीटी आ जाएगा. द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर टू द परसेंटेज इंक्रीज इन द ईबिट. यानी कि ईबिट के चेंज होने पे हमारा परसेंटेज इंक्रीज ईपीएस में क्या होता है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. So DFL, degree of financial leverage, is concerned with change in EPS with respect to change in EBIT. Change in EPS means change in EPS and change in EBIT means change in EBIT. Now EPS is equals to EBIT minus interest 1 minus tax. जो टैक्स का कंपोनेंट है वो हम इसमें मतलब 1 माइनस जो टैक्स का रेट होगा वो EBIT माइनस इंटरेस्ट में अप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमारा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा. यानी कि जो हमारा चार्ट था अगर आप याद करो तो ईबिट माइनस इंटरेस्ट, फिर हमारा ईबिट, यहाँ पे हमारा टैक्स अप्लाई होगा, लेट्स से अज्यूम 50% टैक्स है तो हमारा ये आ जाएगा ईपीएस. यही यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है. और डिविडेंड हमारा प्रेफरेंस शेयर्स पे भी हो सकता है. तो एक कंप्यूट करके बताया कि डीएफएल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, या डीएफएल को हम ईबीआईटी डिवाइडेड बाय पीबीटी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो व्हेन डीएफएल इज मोर देन 1, अगर आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 1 से ज़्यादा है तो मतलब आपने फाइनेंशियल लीवरेज कर रखी है, अपने कंपनी में डेट इंक्लूड कर रखा है. मोर द डीएफएल मोर विल बी हायर विल बी द फाइनेंशियल लीवरेज. तो डीएफएल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता लगेगा कितना हमारा कंपनी में डेट मिक्स हो रखा है. तो मोर द डीएफएल मोर विल बी द फाइनेंशियल या हायर विल बी द फाइनेंशियल लीवरेज. अ पॉजिटिव डीएफएल मीन्स इस फर्म इज ऑपरेटिंग एट अ लेवल हायर देन ब्रेक इवन पॉइंट एंड EBIT and EPS move in the same direction. Negative DFL indicates the firm is operating at a lower than break even point and EPS is negative. Break even point वो point होता है जहाँ पे कंपनी को no profit और no loss होता है. तो अगर हमारा पॉजिटिव डीएफएल है, डीएफएल अगर पॉजिटिव है तो मतलब फर्म जो ब्रेक इवन पॉइंट पे उससे हायर चल रही है और ईपीएस उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ईपीएस भी हमारा बढ़ेगा. अगर परसेंटेज चेंज इन ईपीआईटी बढ़े
इंक्रीज होगा तो ईपीएस भी उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। अगर हमारा डीएफएल 1 से या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 1 से ज़्यादा, 1 से कम है, उसका उल्टा हमारा ईपीएस नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, कम होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इस पूरे को कि कैसे हम डेट मिक्स करके अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे दो कंपनी के पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 इज कंपनी आइडर टू रेज द एंटायर फंड्स बाय 50 लाख ऑर्डिनरी शेयर एट रुपीज़, यानी कि 5 लाख रुपये कंपनी को रेज करने होंगे। तो एक ऑप्शन है ऑल इक्विटी कि 5 लाख रुपए सारा इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में या इक्विटी कैपिटल के फॉर्म में उठाएं। और सेकंड ऑप्शन है 25,000 रुपये, 25,000 शेयर्स खरीदें 10-10 रुपये के और 2,50,000 डेट के फॉर्म में, मतलब 50% मिक्स, 50% डेट एंड 50% इक्विटी। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, 1 इज 100% इक्विटी, second is 50% debt and 50% equity। तो देखते हैं एक बार, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है। और अगर हम ऑल इक्विटी रखते हैं तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यही रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट है नहीं तो इंटरेस्ट का कोई कंपोनेंट लगेगा नहीं। हमारा ईबीआईटी है वही पीबीटी हो जाएगा, ईबीटी हो जाएगा। टैक्सेस 50% है तो 60,000 टैक्सेस हो गए एंड पैट हो गया हमारा 60,000। ईबिट इंटरेस्ट 1 माइनस टी 60,000। टोटल अर्निंग्स ऑफ इन्वेस्टर पैट प्लस इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारा 50,000 हो गया, जो हमने 50,000 शेयर्स रेज किए थे 10 पर शेयर के हिसाब से। देन ईपीएस जो हमारा हो गया वो हो गया 50, जो हमारी अर्निंग है 60,000 डिवाइडेड बाय 50,000 जो 1.20 आया। देन कमिंग टू डेट इक्विटी, जो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स है वो 25,000 हो गए और हमारा अर्निंग हो गया टोटल अर्निंग पैट प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि हमें टैक्स का इसमें बेनिफिट मिला, डिवाइडेड बाय जो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 25,000। तो आप देख रहे हो आरओई इस केस में 12% रहा अगर मेरा ऑल इक्विटी है, वेरियस डेट के केस में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है हमारा 16.5%। कैसे हमने अपनी कैपिटल मिक्स में डेट को इंक्लूड करके ऑप्शन 2 में हमने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया, यानी कि जहाँ पे ईपीएस मेरा 1.20 आ रहा था यहाँ 1.65। क्यों? क्योंकि हमारा नंबर ऑफ इक्विटी कैपिटल कम, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कम हुए, हमने डेट का पोर्शन उसमें मिक्स किया तो हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ इसमें मैक्सिमाइज हुई। तो यही है फाइनेंशियल लीवरेज, अपनी कंपनी में जो कैपिटल है उसमें डेट कंपोनेंट को इंक्लूड करना ताकि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके। एक और एग्जांपल देखते हैं। सिचुएशन 1 है नो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है अपन उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो एक कंपनी एक्स वाई या आप ईयर समझ लो, ईबिट है एक ईयर में 1 लाख रुपीज़ है और दूसरे में 1,50,000 है। टैक्स है 50%, तो टैक्स लग गया, इसमें कोई फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है। और पैट है 50,000 एंड 75,000 इस केस में, यानी कि अर्निंग आपकी चेंज हो रही है। यहाँ पे ये देखो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आपकी क्या है, यानी कि अगर कोई फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है तो आपका जो डिग्री होगा वो 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि आपने जो अपने डेट कैपिटल मिक्स है उसमें डेट कंपोनेंट यूज़ नहीं कर रखा है। तो आपका ये पैट आया, यानी कि जो भी आपका इंक्रीज होगा ईबिट में वही आपका चेंज होगा ईपीएस में। अगर आप डेट इंक्लूड कर लोगे तो आपका चेंज आएगा ईपीएस में। तो ये सिचुएशन है, 50,000 पैट आया हमारा, 75,000 नंबर ऑफ शेयर सेम रहेंगे एंड ईपीएस हमारा 5 और 75। तो हमारा जो चेंज इन ईपीएस है यानी 2.5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 50%। और हमारा ईबिट में चेंज कितना था 50,000, मतलब 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, ये है 50%। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज हमें पता है चेंज इन ईपीएस अपॉन चेंज इन ईबीआईटी, तो हमारा
डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज हो गया 1. व्हेन देयर इज नो डेट कंपोनेंट योर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज विल बी 1. मतलब चेंज इन ईबीआईटी विल बी इन द सेम प्रपोर्शन योर चेंज इन ईपीएस. जितना भी आपका ईबीआईटी चेंज होगा उसी प्रपोर्शन में आपका ईपीएस चेंज होगा. वेयर पॉजिटिव फाइनेंशियल लीवरेज का एक सिचुएशन समझते हैं कि आपका अगर आप अपने कैपिटल में डेट मिक्स करेंगे तो आपका पॉजिटिव फाइनेंशियल लीवरेज होगा. सेम अर्निंग है 1,50,000 की, लास्ट एग्जाम्पल की तरह 1 लाख और 1,50,000 की. अब हमने इंटरेस्ट कंपोनेंट इंक्लूड कर लिया, तो ये हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट है, ये हमारा ईबीआईटी है, ये हमारा इंटरेस्ट है, ये हमारा ईबिट हो गया, अर्निंग बिफोर टैक्स, ये हमारा टैक्स हो गया. तो हमारा जो पैट आया वो 40,000 इस केस में है, इस केस में 65,000 आया. एंड नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 10,000 थे, तो अर्निंग पर शेयर इस केस में 4 एंड इस केस में 6.5 जो हमारा जिसमें डेट कंपोनेंट मिक्स है. तो अगर हम इसमें लीवरेज कैलकुलेट करें तो चेंज इन ईपीएस हमारा कितना हुआ 2.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 62.5%. और ईबिट में तो हमारा सेम ही रहेगा 50% जो चेंज हुआ. तो हमारा डीएफएल क्या हो जाएगा 62.5 डिवाइड बाय 50% 1.25%. यानी कि हमारा अगर ईबिट 50% से चेंज हुआ तो हमारा ईपीएस 62.5% से चेंज हुआ. क्यों? क्योंकि हमने डेट अपने कैपिटल में डेट फंडिंग को यूज़ किया, तो हमारा जो अर्निंग बिफोर उसी रेशियो में बढ़ा, लेकिन हमारा ईपीएस ज़्यादा रेशियो में बढ़ा. दैट इज़ अप्लाइंग फाइनेंशियल लीवरेज, यानी कि अपने कैपिटल मिक्स को चेंज करना. एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं. फाइनेंशियल लीवरेज माने यूज ऑफ फंड्स विद अ फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि यहाँ डेट की बात हो रही है, कैन बी लॉन्ग टर्म डेट्स, देन इक्विटी शेयर कैपिटल. तो जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होगा, फिक्स्ड कॉस्ट फंड जो होगा, अगर आपका इक्विटी मतलब आप यूज़ कर सकते हो, फिक्स कॉस्ट फंड जो होनी चाहिए, जो केडी होने कॉस्ट ऑफ कैपिटल होनी चाहिए, वो आपका कॉस्ट ऑफ जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उससे कम होनी चाहिए. तो आपका पॉजिटिव लीवरेज होगा, जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज होगी वो ज़्यादा होगी, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया. फाइनेंशियल लीवरेज ऐसा डबल एज्ड स्वॉर्ड, मतलब अगर हम ज़्यादा डेट अपने उसमें मिक्स कर लेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है उस केसेस में जहाँ पे मेरा रिटर्न ऑन नेट असेट्स या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा कम है कॉस्ट ऑफ डेट से. तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो जो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट, जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट से उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए. तो फाइनेंशियल लीवरेज मीन्स योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि पॉजिटिव एडवांटेज. ये आपके लिए एडवांटेजेस वाली सिचुएशन है कि आपका अगर ROI 25% है और कॉस्ट ऑफ डेट 50% है, तो 10 प्लस आपके शेयर होल्डर्स के लिए वो सरप्लस हो जाएगा. वेयर इज योर ROI इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट, ROI is less than cost of debt, then it will be a negative and disadvantage to you. अगर ROI 10% और कॉस्ट हम 10% कमा रहे हैं और डेट ले रहे हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पे कर रहे हैं 15% की, तो वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को गिरा देगा. तो आपको ऐसी सिचुएशन में कॉस्ट डेट रेस करना है जहाँ पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, कॉस्ट ऑफ डेट से कम ना हो, वही आपके लिए एक फेवरेबल सिचुएशन होगी. कैन बी अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, यानी कि ROI is greater than your interest, then it's a favorable situation for you. ROI is less than interest, unfavorable. ROI और I सेम है, तो आप चाहे कैपिटल इक्विटी से रेस करिए चाहे डेट से रेस करिए, फिर भी सेम सिचुएशन आपके लिए वो न्यूट्रल सिचुएशन होगी. एक इलस्ट्रेशन हम देखते हैं. अ फर्म हैज़ अ चॉइस ऑफ फॉलोइंग 3 फाइनेंशियल प्लान्स, कंप्यूट द फाइनेंशियल लीवरेज इन ईच सिचुएशन. यानी कि फाइनेंशियल लीवरेज हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें इक्विटी कैपिटल दे रखी है, डेट कैपिटल दे रखी है, कंपनी A, B, C, ऑपरेटिंग हमें ईबिट दिया हुआ है 800, कांस्टेंट है. देन हमारा ये होगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. देन इंटरेस्ट हमारा लगेगा 10% ऑन डेट.
400, 600 एंड 200। 10% है ना, डायरेक्ट पे हम अप्लाई कर देंगे। ये हमारा 400, 200 एंड 600। अज्यूमिंग यहाँ टैक्स रेट कुछ नहीं है तो हमारा यही ईबीटी आ जाएगा। और हमारा फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है फॉर्मूला, ईबिट अपॉन ईबीटी, यानी कि 800 डिवाइडेड बाय 400, यहाँ पे 2 होगा, 800 डिवाइड बाय 200, यहाँ पे 4 होगा, 800 डिवाइड बाय 600, यहाँ पे 1.33 होगा। ये हमारा फाइनेंशियल लीवरेज होगा। ये होता है ऐसे कैलकुलेट हमारा फाइनेंशियल लीवरेज। हम एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं जिसमें कह रहा है फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कंप्राइजेज ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 80,000। फर्म इज इन 15% टैक्स ब्रैकेट। कंप्यूट द फाइनेंशियल लीवरेज, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यानी कि EBIT जो है 80,000 है, लेस जो हमारा डिविडेंड है वो 10% है, यानी कि 20,000। 10% ऑफ, अगर हम इसको डिबेंचर्स मान लो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लो, इंटरेस्ट हो सकता है। हमारा जो EBT आएगा वो आएगा 60,000। 80,000 ऑपरेटिंग इनकम था, नेट हमने इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस किया 10% जो 20,000 थी। हमारा EBT है लेस हम टैक्स माइनस करेंगे जो है 50%, यानी कि 30,000। तो हमारा 30,000 आ गया नेट अर्निंग टू शेयर होल्डर्स। नेट अर्निंग टू शेयर होल्डर हो गया 30,000 और नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे 20,000। तो ये हमारा अर्निंग पर शेयर आया 1.5। हमें फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करना है, तो फाइनेंशियल लीवरेज हमारा हो जाएगा EBIT अपॉन EBT, यानी कि 80,000 डिवाइडेड बाय 60,000, 1.33। ये हमारा हो गया फाइनेंशियल लीवरेज। नेक्स्ट हमारा पार्ट है ऑपरेटिंग लीवरेज। हमने फाइनेंशियल लीवरेज डिस्कस किया, अब आता है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज इज मेनली कंसर्न विद द टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग इनकम टू चेंज डिसप्रोपोर्शनेटली विद चेंज इन सेल्स वॉल्यूम, यानी कि आपका जो सेल्स है अगर वो हमारा सेल्स चेंज होती है तो आपका EBIT किस रेशियो में चेंज होगा। अगर हमारा एज्यूम करते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, तो अगर हमारा सेल्स चेंज होता है तो EBIT भी उसी रेशियो में चेंज होगा। बट हमारा EBIT उस रेशियो में चेंज हो क्योंकि फिक्स कंपोनेंट फिक्स कॉस्ट भी होती है, तो EBIT जो चेंज होता है वो एक अलग प्रोपोर्शन में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू सेल्स वॉल्यूम। मतलब चेंज इन द सेल्स वॉल्यूम जो होता है वो डिसप्रोपोर्शनल होता है विद रिस्पेक्ट टू EBIT, दैट इज ऑपरेटिंग लीवरेज। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो कॉस्ट शीट होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज योर EBIT, यानी ऑपरेटिंग इनकम।
सो ऑपरेटिंग लीवरेज बेसिकली जो चेंज इज कंसर्न विद कि आपका सेल्स में जो चेंज है तो ईबिट में क्या चेंज होगा। जैसे वेरिएबल कॉस्ट है वो तो सेल्स के साथ इंक्रीज होती है, जब जितनी यूनिट्स आप जितनी ज़्यादा यूनिट सेल करोगे आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। विद द चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज इन द सेम प्रपोर्शन। आप 1000 यूनिट्स पे शीट कंप्यूट करो तो आप सेल्स कर रहे हो, लेट्स से 10 रुपीज़ सेल प्राइस है, तो 10,000 रुपीज़ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1000, लेट अज्यूम 8 रुपीज़, तो 1000 इंटू 8,000 रुपीज़, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 2,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स यानी 2 रुपीज़। सो एवरेज सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। उसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, अगर 1000 यूनिट्स सोल्ड कर रहे हैं तो भी फिक्स रहेगी, और 0 यूनिट्स कर रहे हैं तो भी वो फिक्स रहेगी जो फिक्स कॉस्ट होती है। लेट अज्यूम 500 इज माई फिक्स्ड कॉस्ट, हमारा ईबिट क्या आ गया 1500 रुपीज़। तो अब अगर सेल्स इंक्रीज होती है बाय 10% तो हमारे ईबिट में क्या फ़र्क आएगा, तो वो सेम नहीं होगा बिकॉज ऑफ योर फिक्स्ड कॉस्ट। अगर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे 0 होता तो सेम रेशियो में हमारा ईबिट होगा, बट अगर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होगा तो ईबिट उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा। दैट इज ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का यहाँ मतलब होता है कि आप उस पॉइंट ऑफ सेल्स पे आप ब्रेक इवन सेल्स अचीव कर लो जहाँ पे आप अपनी पूरी फिक्स्ड कॉस्ट जो इंकर करो बिजनेस में एटलीस्ट वो कवर करो, यानी कि बीईपी पॉइंट ऑफ सेल्स, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स बीईपी, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट से आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को माइनस कर देंगे, वो होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। एक बार देख लेते हैं, द ऑपरेटिंग लीवरेज हैज अ बियरिंग ऑन फिक्स्ड कॉस्ट। देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ प्रॉफिट्स टू चेंज इफ द फर्म एम्प्लॉयज मोर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन, greater will be the operating cost irrespective of its size and in its production. The operating leverage will be at low degree when fixed costs are less in the production process. मतलब अगर fixed cost ज़्यादा होंगे तो हमारा operating lever हाई होगा, जो हमारी fixed cost है ज़्यादा होंगी तो operating leverage हाई होगा, और fixed cost कम है तो मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज लो होगा। ऑपरेटिंग लीवरेज मीन्स द टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग इनकम टू चेंज disproportionately with change in its volume. The disproportionate change is caused by operating fixed cost which does not change with the sales volume. यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेल्स वॉल्यूम के चेंज होने पे चेंज नहीं होती है अनलेस हमारा कोई एक्सपेंशन है या कर्टेलमेंट ऑफ बिजनेस है, तो फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है विद द चेंज इन द number of units sold. In other words, operating leverage may be defined as the employment of an asset with a fixed cost so that enough revenue can be generated to cover the fixed and variable cost. यानी इतना अर्निंग तो कर लें, इतना कंट्रीब्यूशन तो कर लें, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट एटलीस्ट कवर हो जाए, दैट इज ऑपरेटिंग लीवरेज। जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है वो है रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबिट, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबिट। ये है ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला। लोअर द ऑपरेटिंग लीवरेज लोअर विल बी द फिक्स्ड कॉस्ट, हायर द ऑपरेटिंग लीवर हायर विल बी द फिक्स्ड कॉस्ट। और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, जैसे हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करते थे, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज परसेंटेज चेंज इन EBIT इन प्रपोर्शन टू
सेल्स, सेल्स के चेंज होने पे EBIT पे क्या चेंज हुआ, और DOL डिग्री ऑफ जो ऑपरेटिंग लीवरेज होगा वो होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, वेयर EBIT इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी, आपका टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, whereas Q is equals to sales quantity as selling price per unit, V is variable cost per unit। ये हमारा होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कि कैसे कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT से हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एक प्रोडक्ट X है, प्रोडक्ट Y है जिसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 है एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि हर एक यूनिट को सेल करने पे हमें 20 रुपये कमाई होगी, और इस प्रोडक्ट Y में हर एक यूनिट सेल करने पे 8 रुपये की कमाई होगी। तो टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हम 1000 यूनिट्स पे कैलकुलेट करें तो टोटल कंट्रीब्यूशन इज 20,000 हियर एंड हियर 8,000, वेयरएज फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्ट X एक बंदा उसमें फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 रुपये है, अलग अलग कंपनी कह सकते हैं, प्रोडक्ट Y है 5,000 का फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट जो हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम हो गई वो होगी 5,000 एंड 3,000। तो हमारे इस केस में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000, यानी कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 20 जो कॉन्ट्रीब्यूशन ने फिक्स ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आपको दिया, जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है डिवाइडेड बाय CPU यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहाँ 15,000 डिवाइड बाई 20, यानी एटलीस्ट हमें 750 यूनिट सेल करनी पड़ेंगी हमें ब्रेक इवन आने पे, यानी कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कवर करने के लिए हमें एटलीस्ट इस प्रोडक्ट की 750 यूनिट्स सेल आउट करनी पड़ेंगी। वो होता है हमारा EBT BEP। देन ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, इस केस में हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज होगा 4, मतलब फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है तो 44 है, यहाँ पे 2.6 फिक्स कॉस्ट यानी कम है, और यहाँ पे हमारा BEP पॉइंट क्या है 625, यानी फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5,000 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 625, यानी इस प्रोडक्ट में अगर हम 625 यूनिट सेल करेंगे तो हम नो BEP पॉइंट पे आएंगे, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि हमारा जो 625 यूनिट सोल्ड आउट होंगे दैट विल एबल टू कवर वेरिएबल कॉस्ट और एंड फिक्स्ड कॉस्ट, तब जाके हमारा BEP पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट पे उस 625 के ऊपर जितनी भी हम सेल करेंगे तो हर यूनिट के सेल करने पे हमें जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा वो हमारी इनकम होगी, क्योंकि हमने फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी कवर कर दी है, हमने अपने 625 यूनिट सोल्ड करके एक तरह से एलोकेशन करके 5,000 रुपये कॉस्ट आएगी, 625 यूनिट पे हमारा कॉस्ट कवर हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट तो ऑलरेडी उसमें कॉन्फ़िगर होती है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा BEP सेल्स आ जाता है। फर्म विद द हायर लीवरेज मीन्स हायर ब्रेक इवन पॉइंट, फर्म विद द हायर लीवरेज इज हायर ब्रेक इवन पॉइंट, फर्म विद द लो लीवरेज जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा इज अ लो ब्रेक इवन पॉइंट, ज़्यादा फिक्स कॉस्ट होगी तो ज़्यादा ब्रेक इवन पॉइंट, बड़ा 750 यूनिट्स का हमें सेल करनी पड़ेंगी, स्मॉल या फिक्स कॉस्ट हमारा कम होगा तो BEP सेल्स कम होगी, जो BEP पॉइंट होगा वो लोअर होगा। सो वही बता रहे, फर्म विद हाई फाइनेंशियल लीवरेज, हाई ऑपरेटिंग लीवरेज इज higher break even point, firm with low leverage is lower break even point, high fixed cost means high degree of operating leverage, lower fixed cost means lower degree of operating leverage, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे हमारा हाई फिक्स कॉस्ट है, यहाँ लो फिक्स कॉस्ट है, तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2.67 है। So higher the fixed cost, higher will be your operating leverage, lower the fixed cost, lower will be the operating leverage. So the margin of safety and operating leverage, relationship between
मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ऑपरेटिंग लीवरेज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है सेल्स ओवर एंड अबव योर बीईपी सेल्स। बीईपी सेल्स मीन्स पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट और नो लॉस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स सेल्स विच इज ओवर एंड अबव द बीईपी सेल्स। मतलब बीईपी के जो नो प्रॉफिट नो लॉस की पॉइंट पे जो सेल है उससे ऊपर आप जितना भी बेचोगे वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, जो आपका ईबिट आता है उसको कंट्रीब्यूशन से, या तो आप एक फॉर्मूला है आप सेल्स से बीईपी सेल्स माइनस कर दें अपॉन सेल्स इंटू 100। सेल्स आपने 50,000 की, बीईपी सेल्स आपकी 30,000 है, तो 20,000 विल बी योर बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। और उसका रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स अपॉन सेल्स इंटू 100। मतलब सेल्स टोटल सेल्स में से बीईपी सेल्स माइनस कर दें। और दूसरा तरीका ईबिट अपॉन कंट्रीब्यूशन, जो आपका ईबीआईटी है उसको कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर देंगे, यानी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उससे पहले ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट के बाद फिक्स कॉस्ट से पहले, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली सेल्स आ जाएगी। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं क्या रिलेशन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ऑपरेटिंग लीवरेज में। यहाँ पे हम 50 पर यूनिट 1000 यूनिट सेल आउट कर रहे हैं और 30 रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 20 रुपीज़। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 15,000। तो हमारा ब्रेक इवन सेल्स क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट 15,000 डिवाइडेड बाय 20, $750 यूनिट्स। और हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, या टोटल ब्रेक इवन सेल्स क्या हो जाएगी, 750 इंटू 50, ये हमारी ब्रेक इवन सेल्स हो जाएगी, जो कि है 37,500। यानी कि 37,500 सेल्स के लेवल पे अगर हम 750 यूनिट सेल आउट करेंगे तो हमारा ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। आप देख सकते हैं कि 50,000 यूनिट सेल की 30,000, यहाँ पे हमारा 37,500 रुपीज़ ब्रेक इवन सेल्स है, यानी कि 13,500 मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है। 13,500 क्योंकि ओवर एंड अबव माई ब्रेक इवन सेल्स, 37,500 हमारी ब्रेक इवन सेल्स है और 50,000 पे। और अगर आप 750 यूनिट पे कंपटीशन करेंगे तो आपका ये जो कंट्रीब्यूशन है वो आएगा 15,000 पे, और 15,000 ही आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट होगा। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, ओवर एंड अबव बीईपी सेल्स, यानी कि 13,500 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, 0.25 इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी हमने डिस्कस किया था, जो कि हमारा 20,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 4 है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज। इस केस में ऑपरेटिंग लीवरेज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा एमओएस से क्या रिलेशन होगा, इज इक्वल टू 1 बाय एमओएस। तो हम ऑपरेटिंग लीवरेज ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, या 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी से भी डिवाइड कर देंगे, जो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो होता है, तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज कंप्यूट हो जाएगा। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज़्यादा होगा उतनी बिजनेस रिस्क कम है, जितना हम बीईपी सेल्स के ऊपर जाएंगे हमारी बिजनेस रिस्क कम होगी और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लीवरेज गिरेगा, यानी कि लोअर द ऑपरेटिंग लीवरेज बेटर फॉर यू, फिक्स कॉस्ट उतना ही कम होगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ही गिरेगा बिजनेस रिस्क जो है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ऑपरेटिंग लीवरेज कंसर्न विद द बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क मेरी राइज होगी और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी हमारा इंक्रीज होगा। एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अ कंपनी सेल्स 10,000 शर्ट्स। एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 शर्ट, द सेलिंग प्राइस इज 500,
सेलिंग प्राइस इज 500 एंड वेरिएबल या ऑपरेट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 200, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा 300 और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है 10,000 शर्ट सोल्ड कर रहे हैं, यानी 30 लाख हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया, 30 लाख हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 25 लाख रुपए। हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया कि 300 रुपये पर यूनिट है तो 10,000 शर्ट बेचेंगे तो 30 लाख रुपए कमाएंगे और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 25 लाख है, तो हमारा जो ईबिट आया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट या ऑपरेटिंग इनकम वो है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपीज़ हमारा EBIT आया। देन ऑपरेटिंग लीवरेज कंप्यूट करते हैं, 5 लाख रुपए हमारा EBIT है। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, यानी कि कंट्रीब्यूशन 30 लाख अपॉन 5 लाख 6 टाइम्स। जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है वो 6 आया, यहाँ लिया हुआ है। ऑपरेटिंग लीवरेज इज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, 30 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इज इक्वल टू 6 टाइम्स, ये हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लीवरेज ऑन फर्म? जो हम लीवरेज देख रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लीवरेज हो, ऑपरेटिंग लीवरेज हो, तो किसी फर्म पे, किसी बिजनेस पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है? अगर दोनों कॉम्बिनेशन है, दोनों अगर हाई है, हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज भी हाई है और फाइनेंशियल लीवरेज भी हाई है। अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लीवरेज है, बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग लीवरेज है, इसका कॉम्बिनेशन इज़ अ वेरी डेंजरस पॉलिसी विच शुड बी अवॉइडेड। मतलब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी ज़्यादा है, फाइनेंशियल कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो वो सिचुएशन है जो फर्म के लिए डेंजरस होती है। दोनों ही लो है तो आपकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं होगी, काफ़ी आप कंजर्वेटिव हो। देन अगर ऑपरेटिंग लीवरेज हाई है, फाइनेंशियल लीवरेज लो है, तो भी सिचुएशन आपके लिए एडवर्स है, क्योंकि आप ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब फिक्स कॉस्ट ज़्यादा रखते हो और डेट आपकी पॉलिसी है वो फर्म की कैपिटल पॉलिसी है वो अच्छी नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। वैसे आप ऑपरेटिंग लीवरेज आपका लो है, मतलब लोअर फिक्स्ड कॉस्ट और हाई डेट कॉस्ट, मतलब आपकी एग्रेसिव डेट पॉलिसी है। देन इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन फॉर एनी बिजनेस कि लोअर ऑपरेटिंग लीवरेज एंड हायर फाइनेंशियल लीवरेज। कुछ हमने यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल्स लिए हुए हैं ऑपरेटिंग लीवरेज के, एक बार समझते हैं। द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन ऑपरेटिंग लीवरेज इज बाय वे ऑफ एग्जांपल्स। टेक्स for example a software making such as Microsoft. The bulk of this company's cost structure is fixed and limited to upfront development and marketing cost. जो Microsoft की मेजर कॉस्ट है वो अपफ्रंट डेवलपमेंट कॉस्ट है एंड मार्केटिंग कॉस्ट है। अगर वो चाहे तो एक यूनिट सोल आउट करे अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के, चाहे 10 मिलियन करे, तो वो फिक्स कॉस्ट तो इनका करनी है। सो वेदर इट सेल्स 1 कॉपी और 10 मिलियन कॉपीज ऑफ इट्स latest Windows software, Microsoft cost remain basically unchanged because of its nature is a fixed cost. So once the company sold enough copies to cover its fixed cost, every additional dollar of sales revenue drops into the bottom line. In other words, Microsoft possesses remarkably higher operating leverage. यानी जितनी ज़्यादा हायर कॉस्ट होगी, जितनी ज़्यादा हायर फिक्स्ड कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट यानी जो कॉस्ट इंकर होनी है इरिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट्स सोल्ड, आपकी वो कॉस्ट इंकर होनी है, तो उस कॉस्ट को एक बार कवर कर लें, अपना BEP पॉइंट अचीव कर लें, तो उसके बाद जितनी भी यूनिट सेल होंगी वो हमारे सीधा प्रॉफिट में ऐड होंगी। तो इतना आपका तो ऑपरेटिंग लीवरेज इसका हाई हो गया। तो जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग लीवरेज मोर योर बिजनेस इज रिस्की, तो जितना कम ऑपरेटिंग लीवरेज उतना कम रिस्क है आपके बिजनेस के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, बाय कॉन्ट्रास्ट अ रिटेलर सच एज वॉलमार्ट डेमोन्स्ट्रेट्स रिलेटिवली लो ऑपरेटिंग लीवरेज। जो वॉलमार्ट है, प्रोविजंस सामान जो बेचते हैं, उसका जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो कम है, यानी कि जो उनकी वेरिएबल कॉस्ट है वो ज़्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट उतनी
नहीं है क्योंकि हर यूनिट के सेल होने से वेरिएबल कॉस्ट जो कंजम्पशन है वो होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट उनकी ज़्यादा है और फिक्स्ड कॉस्ट कम है। तो merchandise inventory represent Walmart's biggest cost. For each of products say that Walmart rings in the company has to pay for the supply of that product. As a result, Walmart cost of goods sold continue to rise as sales revenue rise. यानी कि यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज लोअर है और माइक्रोसॉफ्ट के केस में हायर था। एक एग्जांपल है एयरलाइन इंडस्ट्री का। The airline industry is a good example that bears the brunt of operating leverage. The fixed cost of industry players are quite high. तो ऑपरेटिंग मतलब फिक्स कॉस्ट हाई है तो ऑपरेटिंग लीवरेज एविएशन इंडस्ट्री में हाई होता है। सो लीवरेज हमने समझा बेसिकली अ डबल एज स्वॉर्ड। अगर हमारी जो डेट पॉलिसी है वो प्रॉपर नहीं होगी, जो कैपिटल स्ट्रक्चर अगर हम ज़्यादा डेट के ऊपर भी रिलाई कर जाएंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो हमें ये देखना है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा है तो इट्स अ फेवरेबल सिचुएशन, और अगर रिटर्न जो हमारा है कॉस्ट ऑफ डेट से कम है तो इट विल बी एडवर्स सिचुएशन विच विल रिड्यूस योर शेयर होल्डर्स वेल्थ। इट मैग्नीफाइज योर प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस। यानी कि अगर प्रॉपर लीवरेज पॉलिसी है तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, बट हमेशा नहीं। इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। आपका प्रॉफिट एकदम से डिक्रीज भी हो सकता है अगर प्रॉपर आपने लीवरेजिंग नहीं की। तो लीवरेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। इफ कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन योर ROI देन इट्स अ फेवरेबल सिचुएशन। It magnifies profit as well as losses. Aggressive or highly leveraged firm has a higher fixed cost and relatively higher break-even point. And conservative and non-leveraged firm has a low fixed cost and relatively lower break-even point. Many Japanese firms tend to have higher leverage, यानी कि fixed cost उनकी ज़्यादा होती है। तो आज यही हमारा डिस्कशन था अबाउट ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। होप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अबाउट ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज आपको क्लियर हुआ। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली जूम मीटिंग में कनेक्ट करके आप अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिजनेस पाठशाला के बिजनेस आइडिया सेगमेंट में हम आपको बताते हैं नए और इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज के बारे में। इन बिजनेस आइडिया की सहायता से आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं आज के पहले बिजनेस आइडिया स्प्रे कैन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। स्प्रे कैन या एरोजल स्प्रे डिस्पेंसर एक तरह का मेटल कंटेनर होता है जिसमें स्पेसिफाइड प्रेशर के साथ लिक्विड रखा जाता है। ये आमतौर पर लिक्विड को स्क्वीज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये लिक्विड कंटामिनेशन और इवेपोरेशन से बचाता है। ये कैन्स लीक प्रूफ और लाइट वेट होते हैं। इन्हें एल्युमिनियम या स्टील मेटल से बनाया जाता है। इन कैन्स को परफ्यूम्स, डिओड्रेंट, पेन रिलीफ लिक्विड, क्लीनिंग सॉल्यूशंस और पेंट्स आदि रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रे कैन्स का मार्केट में काफी इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसका बिजनेस शुरू करके आप एक सफल व्यवसाय बन सकते हैं। इस बिजनेस से आप लगभग 15 से 25% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। स्प्रे कैन मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए आपको लगभग 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया, 7 से 8 मैन पावर, सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के लिए 30 से 35 किलोवाट पावर कनेक्शन और 60 से 65 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। आज का अगला बिजनेस आइडिया है बेंटोनाइट पाउडर। ये एक प्रकार का चिकना और महीन पाउडर होता है। ये बेंटोनाइट क्ले से तैयार किया जाता है जो वोल्केनिक ऐश से प्राप्त होता है। इसमें कैल्शियम, कॉपर और जिंक जैसे मिनरल्स होते हैं। ये एक तरह का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोडक्ट होता है। इससे त्वचा को हील करने की प्रॉपर्टीज होती है जिससे ऑयल और टॉक्सिन रिमूव होता है और स्किन नरिश होती है। कॉस्मेटिक्स और हेयर प्रोडक्ट्स में इस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इस पाउडर की मार्केट में काफी डिमांड है, इसीलिए इसका बिजनेस शुरू करना किसी भी व्यवसाय के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस बिजनेस से आप लगभग 15 से 18% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। स्मॉल स्केल में बेंटोनाइट पाउडर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए आपको लगभग 3000 से 4000 स्क्वायर फीट एरिया, 8 से 10 मैन पावर, 44 से 50 किलोवाट पावर कनेक्शन और 42 से 45 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। आज का तीसरा बिजनेस आइडिया है ग्रीस मेकिंग। ग्रीस एक चिपचिपा, गाढ़ा और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। इसमें विस्कोसिटी
काफी ज्यादा होती है। ये कई सारे थिकनिंग एजेंट्स से भारी मात्रा में ऑयल ऐड करके बनाया जाता है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनरी में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हाई फ्रिक्शन, टूट फूट और कोरोजन से मशीन के पुर्जों को बचाता एवं ठीक करता है। मशीन पार्ट्स को दूषित होने से भी बचाता है। समय के साथ ऑटोमोबाइल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे ही ग्रीस जैसे लुब्रिकेंट ऑयल का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। इसकी मार्केट डिमांड भी काफी हाई रहती है। इस बिजनेस में आप लगभग 12 से 15% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। स्मॉल स्केल में इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको 5000 से 5500 स्क्वायर फीट एरिया, 35 से 40 किलोवाट पावर कनेक्शन और 45 से 50 लाख इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। आज का लास्ट बिजनेस आइडिया है रबर मैट। रबर मैट एक तरह की कुशनिंग मैट होती है जिसका इस्तेमाल अक्सर जमीन में किया जाता है। ये चिकने फर्श पर फिसलने से बचाने के लिए फर्श पर ग्रिप बनाता है। इसे सेफ्टी प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में होता है। रबर मैट का यूज योगा, पुशअप, वेट लिफ्टिंग और एक्सरसाइज के लिए काफी किया जाता है, इसलिए इन मैट्स की काफी डिमांड रहती है। इसका बिजनेस शुरू करके आप लगभग 20 से 23% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। रबर मैट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया, 25 से 30 किलोवाट पावर कनेक्शन, 8 से 10 मैन पावर और 40 से 45 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। तो ये थे आज के बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है कि ये सेगमेंट आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन से जुड़कर डायरेक्ट एक्सपर्ट से इंटरैक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स पे मिल जाएगा। धन्यवाद।